तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस अमेजिंग और ब्यूटीफुल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आज हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ने हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू हो उससे पहले थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत होती है, थोड़ा माहौल एनर्जेटिक होना चाहिए, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना क्लास की शुरुआत एक शायरी के साथ की जाए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा पहले फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, इसमें हमें कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हम अपने क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर पे आ जाएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स के बारे में आपको क्लास 8, 9, 10th में खूब अच्छे से बताया जाता है। हम उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसे और थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ी और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो जैसा कि कक्षा 6, 7, 7, 8 के क्लासेस में आप लोगों को बताया जाता है कि फिजिक्स जो होती है वो एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मोस्टली द्रव्य द्रव्य और ऊर्जा द्रव्य और ऊर्जा तथा इनके बीच, इन दोनों के बीच होने वाले आंतरिक आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर द्रव्य और ऊर्जा तथा इनके बीच होने वाले आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। अभी समझते हैं कि हर किसी का देखने का अपना एक तरीका होता है। हर किसी को कोई किस तरीके से देखता है तो कोई किस तरीके से देखता है। जैसे फिजिक्स की भी अपनी यही एक कहानी है। फिजिक्स किसी एक चीज को दूसरे हिसाब से डिफाइन करती है, केमिस्ट्री दूसरे हिसाब से डिफाइन करती है और बायोलॉजी अपने अलग हिसाब से डिफाइन करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम कहीं एक ही जगह पे स्टडी नहीं करेंगे। जैसे उसका हम फिजिक्स में भी कभी कभी स्टडी करेंगे, कभी कभी बायोलॉजी में भी स्टडी करेंगे, लेकिन सबका देखने का तरीका अलग होता है। फिजिक्स किसी और पर्सपेक्टिव से उसे देख रहा होगा, उसके दूसरे स्टडी दूसरी चीजों का अध्ययन करा रहा होगा, और केमिस्ट्री का अपना एक तरीका होता है। तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स जितनी भी चीजें दिखता है अराउंड, उसको जितनी भी चीजें दिखती है, या तो उसे वो द्रव्य में बांट देता है या तो ऊर्जा में बांट देता है। सपोज करिए, जैसे जब भी फिजिक्स किसी चीज को बांटता है तो उसे द्रव्य में कैसे बांटता है। द्रव्य में अगर अगर कभी भी बांटता है तो मेनली वो 3 तरीके से बांटता है। हालांकि एनसीईआरटी आपको 5 तरीके से बताती है। या तो उसे वो ठोस में बांटता है, जिसे हम अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, या तो उसे वह द्रव में बांटता है, जिसे हम अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, या उसे गैस में बांटता है, जिसे हम अंग्रेजी में भी गैस ही कहते हैं। मेनली ये इन्हीं 3 स्टेट में बांटता है, लेकिन एनसीईआरटी 2 और स्टेट के बारे में बात करती है। अगर आप लोगों को पता हो तो चौथी स्टेट होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और 5वीं एक स्टेट होती है जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। और रिसेंट में अभी एक न्यूज आई थी हाल फिलहाल में, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, तो बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो मेनली सॉफ्टवेयर बनाती है। तो उसने पदार्थ की एक छठी अवस्था फाइंड आउट की है। उसने ऐसा क्लेम किया हुआ है कि हमने एक छठी अवस्था खोजी है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उसने ऐसा बोला हुआ है कि हमने एक पदार्थ की एक छठी अवस्था, जिसका नाम है टोपोलॉजिकल कंडक्टर, टोपोलॉजिकल कंडक्टर। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल में एक चिप बनाई है क्वांटम कंप्यूटर के लिए, जिसे हम मायोराना 1 कहते हैं। मायोराना 1 ये माइक्रोसॉफ्ट कहता है, और वो कहता है कि इसके अंदर पदार्थ की एक छठी अवस्था को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अभी तक जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं प्राप्त थी उनसे क्वांटम कंप्यूटर बना पाना थोड़ा सा मुश्किल था, जिसके लिए उन्होंने पदार्थ की एक छठी सी अवस्था खोजी है, जिसे हम कहते हैं टोपोलॉजिकल कंडक्टर। ये ऐसा उन्होंने कहा है, अभी इसके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि छठी अवस्था खोजी गई है। तो फिजिक्स किसी भी चीज को इन्हीं 6 तरीके से दिखता है, या तो उसे वो ठोस में बांट देता है, या तो द्रव में बांटता है, या तो गैस में, या तो प्लाज्मा में,
या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या फिर कह लीजिए कि तो ये तो इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं पता, तो उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो वो या तो उसे द्रव्य बुलाता है या तो ऊर्जा, क्योंकि आइंस्टाइन ने, अगर आप लोगों को पता हो, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला दिया हुआ था, E बराबर mc²। उन्होंने कहा था अगर कहीं द्रव्य है तो वहां ऊर्जा भी होती है, और अगर कहीं ऊर्जा है तो वहां द्रव्य भी होती है। तो जैसे ही द्रव्य आएगा उसके पास ऊर्जा भी होगी, और अगर कहीं ऊर्जा है तो उसके पास द्रव्य भी होगा। यहाँ पे E ऊर्जा के लिए है, M द्रव्यमान के लिए है, और C प्रकाश की चाल के लिए है। आप लोगों को एक थियरी आई थी, हम आपको बताते हैं, जिसका नाम है ए एप्पल इन ए बॉक्स थियरी। उस थियरी में कहा गया था कि एक आप बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर एक एप्पल रख दीजिए, और उसे चारों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेट का मतलब है एकदम अच्छे से पैक कर दीजिए। उसमें उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, निर्वात क्रिएट कर दीजिए, उसके अंदर से कोई चीज बाहर ना निकल पाए और बाहर से कोई चीज अंदर ना निकल पाए, अंदर ना जा पाए। तो क्या होगा कि जो एप्पल है वो मैटर है, वो द्रव्य है, उस द्रव्य के पास अपनी एक ऊर्जा भी होती है। तो समय के साथ क्या होगा, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो जो एप्पल होगा वो धीरे धीरे सड़ना गलना प्रारंभ करेगा, और धीरे धीरे सड़ते गलते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो डस्ट पार्टिकल में बदल जाएगा, धूल के कणों में बदल जाएगा। तो क्या था, पहले वो द्रव्य था जिसका द्रव्य खत्म हुआ, और वो द्रव्य किस में बदल गया, ऊर्जा में। यही तो कहता है फिजिक्स। फिजिक्स कहता है या तो हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, या ऊर्जा के बारे में, या इन दोनों के बीच होने वाले आंतरिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो द्रव्य था अब किस में बदल गया, ऊर्जा में। अब क्या होगा, जो सेब था वो तो खत्म हो गया, अब जो उसकी ऊर्जा है वह उसी कंटेनर में घूमती रहेगी, चारों तरफ घूमती रहेगी, और वो जो ऊर्जा होगी वह अपने हर पॉसिबल स्टेट को बदलने की कोशिश करेगी। उसके पास जितने स्टेट पॉसिबल हो पाएंगे वो हर को एक एक करके बदलते जाएगी, बदलते जाएगी, बदलते जाएगी, और वो तब तक बदलते जाएगी जब तक कि वह अपने सभी स्टेट से होकर गुजर ना जाए। जब वह अपने सभी स्टेट से होकर गुजर जाएगी तो उसके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा। अब आप लोगों को नहीं लगता कि उसे फिर से उसी स्टेट में आना पड़ेगा जिस स्टेट से उसने इतनी सारी स्टेट को कन्वर्ट किया हुआ है। मतलब हम आपको समझाते हैं कि जैसे वो एप्पल से धीरे धीरे सड़ गल के डस्ट पार्टिकल में बदला, फिर वह उसकी ऊर्जा उस कंटेनर में घूमने लगी, और वह अपनी स्टेट को बदलते 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 फिर से उसी स्टेट में आना पड़ा। यानी कि अब धीरे धीरे वह फिर से उस एप्पल के फॉर्म में आने लगेगी जिस एप्पल के फॉर्म में वो पहले थी। ये बहुत समय के बाद की घटना है, यानी कि आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसा माना गया है कि ये जो घटनाएं हैं ये करोड़ों सालों में देखी जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके बीच होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ये हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की एक और परिभाषा आई थी, हम आप लोगों को वो भी बताते हैं। ये भी आप लोगों को कई बार बताया गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाती है। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन का मतलब है, जैसे प्रकृति में कोई भी घटना होती है, सपोज करिए कि जैसे पृथ्वी से किसी भी सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा जाता है, तो वह कौन से वेग से छोड़ी जाए ताकि वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चली जाए, पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर जाए, और किस एंगल पे छोड़ा जाए ताकि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है उसको कोई भी नुकसान ना हो और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, फिजिक्स बताता है। या फिर कह लीजिए कि जैसे जब कभी एक्सीडेंट होता है, तो सपोज कीजिए दो कारें टकरा रही हैं, उसमें किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, किसी को कम लगता है, तो किसे ज्यादा लगा, किसे कम लगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो कौन से एंगल पे जाके आप किसी के साथ टकराएंगे तो आपको चोट कम लगेगी, सामने वाले को चोट ज्यादा लगेगी, ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है, ये सारी चीजें हमें फिजिक्स बताता है। तो फिजिक्स क्या है, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। जैसे
सोलर सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम सौर ग्रह कहते हैं। उसमें ढेर सारे ग्रह होते हैं। पहले तो 9 ग्रह थे, अभी 8 ही ग्रह रह गए हैं। उसमें सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वो सारे ग्रह सूर्य के ही चक्कर क्यों लगाते हैं, इन सभी चीजों को कौन पढ़ाता है हमें? फिजिक्स पढ़ाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या होता है। आप दो परिभाषा है जो आपको समझ में आती है, आप अपने समझने के लिए समझ सकते हैं। पहली तो कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इनके बीच होने वाले आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में दूसरी परिभाषा हम कहने को कह सकते हैं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के बारे में और मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि समझ लीजिए कि फिजिक्स इस यूनिवर्स के प्रति हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। यह यूनिवर्स किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स में कोई भी चीज किस तरह से होती है, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फिजिक्स आपको समझाता है। कुछ लॉज के साथ कुछ छोटे छोटे नियम दे देता है। उस नियम से आपको प्रकृति के बहुत सारे फिनोमिना को फिजिक्स समझा देता है। इससे ज्यादा फिजिक्स के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बस आप समझ लीजिए कि जो फिजिक्स होती है, ये इसे मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए उनका सेकेंड लव कहा जाता है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनका सेकंड लॉ फिजिक्स होता है तो फर्स्ट कौन सा होता है, तो ज्यादा दिमाग न लगाइए। फर्स्ट उनका मैथ्स होता है और सेकंड उनका फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट होता है, बस इसे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, थोड़ा फील करने की जरूरत होती है। आप फिजिक्स की तरफ एक पैर आगे बढ़ाइए, वो आपकी तरफ दो पैर आगे बढ़ा के आती है आपको समझाने के लिए। तो फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट होता है। आई होप आपको फिजिक्स के बारे में समझ में आया होगा। तो फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया हो तो अब इसके जनक के बारे में बात करते हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है। देखिए, फादर ऑफ फिजिक्स किसी एक साइंटिस्ट को नहीं कहा जाता, क्योंकि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड फिजिक्स के क्षेत्र में अलग अलग साइंटिस्ट आए और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए। जैसे आप लोगों ने कई साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जैसे गैलीलियो का आपने नाम सुना होगा, गैलीलियो। उसके बाद आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा। उसके बाद आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। मेनली इन्हीं तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले जो पुरानी फिजिक्स थी, प्राचीन फिजिक्स थी, उसमें इन्होंने दूरबीन की खोज करी थी। इन्होंने दूरबीन की खोज करी थी, साथ में इन्होंने गति के नियम दिए हुए थे। गति के नियम न्यूटन ने भी 3 गति के नियम दिए हुए थे, इन्होंने भी 3 गति के नियम दिए हुए थे। जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करी और गति का नियम दिया, तो उस टाइम ऐसा लगा कि फिजिक्स के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई समझता है तो वो गैलीलियो समझते हैं। इसीलिए इन्हें ओल्ड फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स का जनक कहा जाने लगा गैलीलियो को। उसके बाद आया न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम तो दिया ही, साथ में इन्होंने जो गैलीलियो ने गति के नियम दिए हुए थे, गैलीलियो ने भी गति के 3 नियम दिए हुए थे। उसके बाद आए न्यूटन ने भी गति के नियम दिए और इन्होंने भी गति के टोटल 3 नियम दिए। तो जब आइंस्टाइन है, इन्होंने ग्रेविटी को समझाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया कि किस तरह से कोई भी वस्तु एक दूसरे को खींचती है, जिसकी वजह से न्यूटन को भी फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाने लगा, यानी कि भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में देखा जाने लगा। और इन्होंने अगर आपको पता हो तो एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला दिया हुआ था, S=B/T। इन्होंने एस, यहाँ पे ये दूरी है, ये नहीं, ये चाल है, ये दूरी है, ये समय। इन्होंने एक फेमस फॉर्मूला दिया हुआ था, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पे इन्होंने समय के बारे में कहा था कि जो समय होता है वो कांस्टेंट होता है। समय कांस्टेंट होता है, समय एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है, समय के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा न्यूटन ने कहा था कि समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी बहुत ही फेमस थियरी दी, जिसे कहा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत। और
सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इन्होंने आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज होती नहीं है, ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये जो स्पेस है, स्पेस टाइम एक फैब्रिक के जैसा है, एक कपड़ा, लचीला कपड़े के जैसी है, जिसमें जितना बड़ी वस्तु होती है वह उस स्पेस टाइम को उतना ज्यादा कर्व कर देती है, उतना ज्यादा झुका देती है, और उस झुकाव के अंदर कोई वस्तु अगर आती है तो वह उस झुकाव के इर्द गिर्द नाचने लगती है उस सेंटर पॉइंट की तरफ। तो इन्होंने कहा था कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद न्यूटन ने कहा था कि समय कांस्टेंट होता है, समय के साथ कोई छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने बाद में बताया कि समय के साथ छेड़छाड़ पॉसिबल है, समय भी बदला जा सकता है। सपोज करिए जब ये जो समय बनाया गया था, फिजिक्स की एक लिमिटेशन है, फिजिक्स जो काम करती है वो ऐसी वस्तुओं पे कार्य करती है जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, यानी कि जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है, उस पर फिजिक्स के सारे लॉज काम करते हैं। तो ये जो समय दिया गया था उन सभी वस्तुओं के लिए दिया गया था जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा हुआ था कि अगर हम किसी वस्तु को प्रकाश की चाल से अधिक चाल से चला देते हैं, अगर हम किसी वस्तु को प्रकाश की चाल से अधिक चाल से चला देते हैं तो उसके लिए समय धीमा पड़ जाता है। सपोज करिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है, उस पे आप लोग बैठ के किसी स्पेस शटल में बैठ के स्पेस की यात्रा में जाते हैं, और वो जो आपका स्पेस शटल है वो लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा तेजी से चल रहा हो, तो आप जब स्पेस में 2 साल घूम के आएंगे, आपके 2 साल स्पेस में घूम के आने तक पृथ्वी पे कम से कम 20 साल गुजर जाएंगे। जब आप वहां से यहाँ पे आएंगे तब तक आपके बच्चों की भी शादी हो चुकी रहेगी। तो ऐसा आइंस्टाइन ने कहा हुआ था। आइंस्टाइन ने कहा था समय कांस्टेंट नहीं होता। तो इन अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बातें कही, जिनकी वजह से हम अलग अलग साइंटिस्टों को अलग अलग टाइम पे फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में जानने लगे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखते हैं क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास थी। अब आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, जैसी भी आप लोग अपनी फीडबैक देंगे उस हिसाब से हम अगली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में बात करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।